Hello everyone, I am Simran from Sampan Al Fagwada. Today I am here with a new reading explanation, and the name of today's reading is Neanderthals and Modern Humans. So without any delay, let's start with our reading explanation. The first category that we have today is match the information. So we have to match the list of species with the particular information. We can use any letter more than once. Question number 14 is once lived in the Europe और एशिया की वो अभी मतलब कभी ना कभी वो यूरोप और एशिया में रहे थे. सो आंसर इज सी. जो हमारे होमो नेदरथेल्निस थे और जो होमो सैपियंस थे वो दोनों वहां पर यूरोप और एशिया में रह चुके थे. और इसकी लोकेशन हमें बी पैराग्राफ में मिल रही है क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा कीवर्ड मिल गया ये वाला, और देन हमें अगेन हमारा यहाँ से कीवर्ड मिल गया अगेन दिस वन. सो उन्होंने बोला टू गिव इट्स प्रॉपर नेम लिव्ड इन यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया की ये जो होमो नेदरथल जो थे वो यूरोप और एशिया में रह चुके थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. लेकिन उन्होंने होमो सैपियंस की कहाँ पर बात की है. Towards the end of this period, it shared its range with interlopers in the form of होमो सेपियंस. वो बोले कि जब ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा था तब उन्होंने ये एरिया, ये जो रेंज थी, ये शेयर की थी किनके साथ, होमो सेपियंस के साथ जो कि अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे. अगर वो अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने ये रेंज शेयर की थी, दैट मीन्स की वो जो होमोसेपियंस थे वो यूरोप और एशिया की तरफ भी आए थे. तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका की कोई पर्टिकुलर स्पीशीज थी जो अफ्रीका में से ही ओरिजिनेट हुई थी. सो आंसर इज बी होमोसेपियंस, क्योंकि उन्होंने वहां पर अभी हमें मेंशन किया जो होमोसेपियंस थे वो अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे. उन्होंने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस who were spreading out from अफ्रीका, कि वो अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे. दैट मीन्स कि वो अफ्रीका में ही रह रहे थे, उनका ओरिजिनेशन ऑफ अफ्रीका में ही हुआ था. सो आंसर इज बी. Now come to the 16th question. Did not survive long after the arrival of immigrants. कि जब वहां पर immigrants आ गए, कोई और species आ गई, तो उन्होंने survive नहीं किया. किन्होंने survive नहीं किया? Answer is A. A ने survive नहीं किया था. और इसकी लोकेशन भी हमें वहीं से मिल रही है, I believe. Yes. For a reason which are yet unknown, the arrival of Homo sapiens, कि वहां पर जब Homo sapiens आ गए in the region, was always quickly followed by the disappearance of नेदरथल्स. कि जो नेदरथल्स थे वो वहां पर जल्दी से डिसअपियर हो गए. तब जब वहां पर होमो सेपियंस आ गए थे. उन्होंने पूछा था कि कौन वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए, कौन वहां से डिसअपियर हो गए थे. आंसर इज ए, जो होमो नेदरथल्स थे. 17th इज इंटरब्रेड विद अनदर स्पीशीज, की ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज थी ये दूसरी स्पीशीज के साथ इन्होंने ब्रीडिंग की थी. आंसर इज सी, की बोथ होमो नेदरथल ने और होमो सेपियंस ने. अभी होमो सेपियंस का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, और ये हमें यहाँ पर गिवन भी है एन इंडिविजुअल. नो, द दिस वन, द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज होमो सेपियंस. तो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पर हमें 2 स्टार्स गिवन है. 2 स्टार्स का उन्होंने बोला था. 2 स्टार्स का मतलब क्या है कि साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन की जो होमो नेanderthals थे उन्होंने मे बी उन्होंने मॉडर्न ह्यूमन के साथ ब्रीड किया हो. दैट्स वाई हमारा आंसर सी आ रहा है. और इसका आंसर हमें मिल रहा है फ्रॉम द डी पैराग्राफ फ्रॉम हियर. अगर आप यहाँ से देखो, लेट मी जूम लिटिल. यस, यहाँ से उन्होंने लिखा है कि पहले उन्होंने एक जेनेटिक एनालिसिस किया था. वहां पर वो बोल रहे थे कि नहीं, इनमें बिल्कुल भी नो इंटरब्रीडिंग, इन्होंने नेanderthals में और मॉडर्न ह्यूमन में बिल्कुल भी इंटरब्रीडिंग नहीं हुई है. लेकिन इन्होंने अभी एक एक्सटेंसिव, एक न्यू एग्जामिनेशन की है जहां से हमें क्या कंक्लूजन मिली है कि जो उन्होंने पहले बोला था वो रॉन्ग था. दैट मीन्स कि नेदरथल्स में और जो मॉडर्न ह्यूमन था उसमें इंटरब्रीडिंग हुई थी. अभी मॉडर्न ह्यूमन क्या थे, हमारे होमोसेपियंस, और नेदरथल्स क्या थे, हमारे होमो नेदरथल्स. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया सी, कि दोनों ने ही एक दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रेड किया था. सो दैट्स व्हाई आंसर इज सी. Now move to the 18th question. Appears not to have passed on mitochondrial DNA to another species, की किसी ने माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो दूसरी स्पीशीज को नहीं दिया है. आंसर इज ए, जो हमारे होमो नेanderthals थे उन्होंने अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए वो किसी को नहीं दिया था. और इसकी लोकेशन हमें मिल रही है फ्रॉम दिस पैराग्राफ. यस, उन्होंने बोला है कि इट इज स्ट्रेंज दो दैट नो नेanderthals
Neanderthals mitochondrial DNA has turned up in modern human, कि किसी भी नेदरथल ने अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉडर्न ह्यूमन को नहीं दिया है। ये बहुत बात स्ट्रेंज है। दैट मीन्स कि उन्होंने वो चीज उनमें ट्रांसफर नहीं की, वो चीज उनमें पास ऑन नहीं हुई है। किसने नहीं दी थी उनको? जो होमो नेanderthals थे। सो आंसर इज A. Now move to the next category, which paragraph contain the following information. अभी क्वेश्चन नंबर 19 है। An account of the rejection of a theory, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी थी जो क्या हो गई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। और इसका आंसर हमें डी पैराग्राफ में मिल रहा है। अगर आप डी पैराग्राफ ने हमने अभी अभी रीड किया उसको, एक ही लाइन से हमारा आंसर क्लियर है। कैसे? उन्होंने एक जेनेटिक एनालिसिस पहले किया था, लेकिन उन्होंने दोबारा से जब जेनेटिक एनालिसिस किया, उन्होंने क्या बोला? शोज दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, ये जो पर्टिकुलर थ्योरी पहले आपने मानी थी ये रॉन्ग थी, ये इनएक्यूरेट थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि कोई इनएक्यूरेट थ्योरी की तो बात हुई है। वो कहाँ पर बात हुई थी? वो बात हुई थी डी पैराग्राफ। सो यहाँ से हमारा आ गया रिजेक्शन ऑफ अ थ्योरी की कंक्लूजन रॉन्ग हो रही थी। 20th is reference to an unexplained link between two events, कि कोई दो इवेंट्स हुए हैं लेकिन हमें उनमें कोई लिंक नहीं पता, हमें उसके पीछे का जो रीजन है उसमें उसका वो रीजन नहीं पता है। और ये हमारा आंसर मिल रहा है हमें बी इसका आंसर बी पैराग्राफ, इसका आंसर है बी, जो हमें ऑब्वियस है कि बी पैराग्राफ से मिलेगा। इसका आंसर हमें कहां से मिल रहा है? यहाँ से उन्होंने लिखा फॉर रीजंस विच आर येट अननोन। उन्होंने भी पूछा है कि कोई बात जो अनएक्सप्लेन्ड है, दैट मीन्स कि हमें उसका रीजन ही नहीं पता होगा, दैट्स वाई वो हमें पता नहीं है प्रॉपर, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि क्यों होमोसेपियंस इस रीजन में आए और कैसे जो होमो नेanderthals थे वो जल्दी से डिसअपियर हो गए। इन दोनों बातों में, इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो रीजन है इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसका लिंक हमें पता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। Now let's move to the next question. Question number 21st. The identification of a skill-related gene common to both Neanderthals and modern human, की किसी पैराग्राफ में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि नेanderthals और मॉडर्न ह्यूमन में एक जो स्किल है जीन के रिलेटेड वो कॉमन है। और इसका आंसर हमें मिल रहा है फ्रॉम द जी पैराग्राफ। जी पैराग्राफ में ही उन्होंने स्किल एबिलिटी की बात, अगर आप जी पैराग्राफ में मूव करो ना, उन्होंने यहाँ पर बात की हुई है नेanderthals की और मॉडर्न ह्यूमन दोनों की, मॉडर्न्स की भी बात की है। उन्होंने बोला है विच इन्वॉल्व एन एबिलिटी टू स्पीक, उनमें एक जीन है जिसका नेम है FOXP2, जिसमें उनके पास एक एबिलिटी है कि वो बातचीत कर सकते हैं। अभी हमारे सारे कीवर्ड्स मैच हो गए, हमारा आंसर आ गया जी। नाउ मूव टू द 22nd क्वेश्चन। द अनाउंसमेंट ऑफ अ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, उन्होंने पूरे दुनिया में या कुछ लोगों में अनाउंसमेंट की थी कि हाँ जी हमने डिस्कवरी कर, और इसका आंसर हमें ए पैराग्राफ में मिलता है, क्योंकि वहां पर इन्होंने साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की बात की। अगर आप यहाँ से रीड करो, उन्होंने बोला हाउएवर इन अ साइंटिफिक मास्टरपीस, दैट मीन कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्कवरी की थी। और डिस्कवरी क्या थी? वो रिलेटेड थी साइंस के, वो रिलेटेड थी जिनोम के साथ। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि उन्होंने अनाउंसमेंट की है या नहीं की है? ये लास्ट से पता चल रहा है कि जो वहां के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, दे मेड पब्लिक एन एनालिसिस, कि उन्होंने पब्लिक कर दिया, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया। दे मेड पब्लिक एन एनालिसिस, कि उन्होंने उसको पूरी दुनिया में फैला दिया था, उन्होंने उसकी पब्लिसिटी कर दी थी। किसकी पब्लिसिटी कर दी थी? जो उन्होंने अभी अभी एक रिसर्च की थी, साइंटिफिक जो डिस्कवरी की थी जिनोम के ऊपर, उसको उन्होंने पब्लिक कर दिया था, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा ही फैला दिया था, उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ए। 23rd इज एन इंटरेस्टिंग गैप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, की एक जो उस टाइम पर कोई नॉलेज एग्जिस्ट करती थी उसके बीच में एक प्रॉपर गैप था। और ये हमारा आंसर आ रहा है ई पैराग्राफ में। अगर आप ई पैराग्राफ में मूव करो ना, आपको आंसर क्लियर हो जाए। कैसे? उन्होंने बोला है इट शोज दैट फॉर इवन आफ्टर सेवरल हंड्रेड ईयर्स, की बहुत सारे हजारों सालों तक, मतलब कि बहुत बड़ा गैप था। किसके बीच में सेपरेशन थी? उनके बीच में द टू स्पीशीज वर इंटरफर्टाइल, कि इतने हजारों साल का गैप था लेकिन फिर भी उनको नहीं पता चला कि वो इंटरफर्टाइल है। और ये बात काफी इंट्रीगिंग है, इंट्रीगिंग मतलब इंटरेस्टिंग है। और ये इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हुई भी थी, लेकिन फिर भी इनके जो डीएनए थे वो पास ऑन नहीं हुए। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने भी बात की है कोई चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग की बात की थी। गैप हमें वो टाइम पीरियड दिया था। एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या थी? कि वो इंटरफर्टाइल था, वो इंटरब्रीड कर पा रहे थे, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ई।
Now moving to the last category, which is complete the summary, the nature of the modern human. उन्होंने मॉडर्न ह्यूमन की बात की। एक रिसेंट वर्क हुआ था एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में। उन्होंने क्या बोला कि जेनेटिक एनालिसिस हुआ था, उसमें हमें कुछ फाइंडिंग्स पता चली थी। पहली फाइंडिंग क्या थी कि चाहे जितनी भी लेंथ थी टाइम की, क्या हुआ था, of which the Homo sapiens and Homo neanderthals and had dwelled separately, कि वो अलग अलग ही थे। डैश डिड टेक प्लेस, लेकिन फिर भी चाहे वो अलग अलग थे लेकिन फिर भी उनके बीच में कुछ हुआ था। सो आंसर इज इंटरब्रीडिंग की इंटरब्रीडिंग हुई थी। और ये हमें लोकेशन मिल रही है फ्रॉम द डी पैराग्राफ। अभी देखो उन्होंने यहाँ पर कॉलीग्स की बात की जो जिन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी, राइट। रिसर्च यहाँ पर कंडक्ट की थी। उन्होंने एक जेनेटिक एनालिसिस पहले किया था जहां पर वो बोले थे कि जी नहीं, इंटरब्रीडिंग नहीं हुई है। लेकिन फिर जब उन्होंने एक्सटेंसिव प्रॉपर एग्जामिनेशन की, तब उनको पता चला जी नहीं, ये तो कंक्लूजन रॉन्ग था कि उनमें इंटरब्रीडिंग हुई है, चाहे जितना मर्जी उनके बीच में सेपरेशन था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया इंटरब्रीड। आई होप दिस आंसर वाज क्लियर, क्योंकि ये काफी मे बी इनडायरेक्ट बोल सकते हो आप, लेकिन ये इंडायरेक्ट नहीं था क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि वो सेपरेटली डेवलप जरूर हुए। जैसे वो सारे एशिया और यूरोप में थे, ये अफ्रीका में थे और ये यूरोप में थे। सो उनके बीच में काफी डिफरेंस था, लेकिन फिर भी उनके इन बिटवीन इंटर ब्रीडिंग हो गई थी। ये हमें लास्ट में जब दूसरी बार हमने टेस्ट कंडक्ट किया तब पता चला था। सेकंड क्या पता चला, जीन्स विच इवॉल्व आफ्टर मॉडर्न ह्यूमन स्प्लिट फ्रॉम नेदरथल्स आर कनेक्टेड विद द कॉग्निटिव एबिलिटी एंड स्केलेटल डैश, की जो मॉडर्न मॉडर्न ह्यूमन में जो स्प्लिट हुए थे नेदरलैंड्स, सॉरी, वो कनेक्टेड थे। उनकी कोई चीज कनेक्टेड थी, एक तो कॉग्निटिव एबिलिटी, दूसरा स्केलेटन मतलब बोन्स के रिलेटेड कोई चीज कनेक्टेड थी उसके साथ। और ये हमारे आंसर, पहले हम कॉग्निटिव एबिलिटी मिलता है हमारे ई मे बी एफ पैराग्राफ में हमें। ये देखो कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ से कहीं से मिलेगा हमें, ये देखो कॉग्निटिव एबिलिटी हमें यहाँ से आंसर मिला। और इसका बोन सा, अगर क्योंकि स्केलेटल वर्ड हमें कहीं से नहीं मिल रहा, उन्होंने यहाँ पर जरूर लिखा है कि डीएनए एक और एनालिसिस हो रहा था विथ कंट्रोल्स बोन ग्रोथ। अभी वहां पर स्केलेटल की बात हुई थी, ग्रोथ की बात हमने अभी कर दी। ग्रोथ इज अवर आंसर। उन्होंने भी बोला था कि कोई चीज है, अभी उन्होंने जीन्स के रिलेटेड बोली थी, डीएनए के रिलेटेड बोली थी कि ह्यूमन तो स्प्लिट हो गया, लेकिन कोई चीज थी जिसके से वो कनेक्टेड थे, कॉग्निटिव एबिलिटी थी और स्केलेटल ग्रोथ थी, जिसकी वजह से वो कनेक्टेड थे। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल फॉर दिस लाइन ऑफ रिसर्च टू शेड लाइट ऑन द नेचर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन was further strengthened when analysis of a dash led to the discovery of new human species। की ये जो कि हमारी रिसर्च में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है कि मॉडर्न ह्यूमन के ऊपर वो और भी ज्यादा रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, वो हमें कब पता चली, जब हमने किसी चीज का एनालिसिस किया और हमें पता चला कि एक और तरह की ह्यूमन स्पीशीज आ सकती है। इसका आंसर हमें मिल रहा है फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने बात की है अनसस्पेक्टेड स्पीशीज ऑफ ह्यूमन की, वो स्पीशीज ह्यूमन की जो अभी हमने सस्पेक्ट नहीं की, जो अभी अननोन है। कैसे फाइंड आउट की, यूजिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फाउंड इन, उन्होंने कहां से फाइंड आउट किया, इन अ लिटिल फिंगर बोन, लिटिल फिंगर बोन। सो वहां पर हमें ए आर्टिकल पहले से गिवन था, यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, लिटिल फिंगर बोन। सो दिस वाज अवर रीडिंग पैसेज। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर थे। बहुत इजी आंसर्स थे, अगर आपने कुछ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस किया होता मे बी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाते। सो दिस वाज द वीडियो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल एंड आई होप you understood all the questions. Please like this video. Thank you everyone.